जी नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमने 45 डेज तक का चैलेंज लिया है और आज से स्टार्ट हो रहा है आपका सेकंड बुक पॉलिटिकल साइंस का। डे है आपका 13 और चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ठीक है जी, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ और पार्ट 1 है ये। पार्ट 1 क्या मतलब, इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर पहला चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया है और बहुत ही अच्छे से करा है। थोड़ा सा अगर वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा हो जाए तो उसके लिए माफ़ी अभी से बता रहा हूँ, बट हाँ, पेन और कॉपी निकाल करके बैठिए। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पर बतानी है। अगर आपके मिड टर्म एग्जाम में या फिर प्री बोर्ड के अंदर बहुत ही बकवास नंबर आ रखे हैं तो अभी भी आपके पास चांस है कि आप बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे से कर सकते हो। कैसे करोगे, हर एक चीज़ मैंने बता रखी है। डेली के 5 क्वेश्चन हम आपको पोस्ट करते हैं इस कम्युनिटी सेक्शन के अंदर जा करके। आप क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हो और जैसे ही आप किसी आंसर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए कि प्लेलिस्ट के माध्यम से देखा जाए, जैसे कि जहाँ पर डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे करके पूरा सीरियल वाइज अगर आपको पूरी वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जा करके देखिएगा हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस दोनों की हमने सीरीज ऑलरेडी लगा रखी है। हिस्ट्री के अंदर हमने आज जो है डे 19 अभी कवर कर दिया है और आज है पॉलिटिकल साइंस का डे 13 जहाँ पर सेकंड बुक स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और हिस्ट्री के अंदर सेकंड बुक अब खत्म होने वाली है, थर्ड बुक और बची है, उसके बाद पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलिए, आज जो क्वेश्चन है टोटल 15 क्वेश्चन है। मुझे बताइएगा जरूर कि 15 में से आपके टोटल कितने आंसर सही हुए हैं। पेन और के कॉपी निकाल करके बैठिए, सभी क्वेश्चंस को देखिए और सारे नोट्स बनाते चलिए आप लोग। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? ये आप सभी को पता है, इसका राइट आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने जो है ये प्रसिद्ध भाषण दिया था। आपको पता होगा कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी को जो है हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? भाग्य वधु। भाग्य वधु, भाग्य वधु ध आएगा। भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित, चिर प्रतीक्षित। ठीक है जी, ये भाषण उन्होंने दिया था और कब दिया था, कोई डेट बता सकता है मुझे? ये दिया था 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को, यानी कि मिड नाइट में जो है ये चीजें दी गई थी। ठीक है, तो इनके बारे में आपको याद रखना, 2 पॉइंट्स हो गए। जवाहरलाल नेहरू ने ये चीज दिया था। और एक बात और आपको याद रखना है, लिखा हुआ है यहाँ पर, देख लीजिएगा। ये स्टेटमेंट जरा याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी। ये जो खुशी का दिन भी होगा और गम का भी दिन होगा, अगर ऐसे करके क्वेश्चन आ जाए तो समझ लीजिएगा महात्मा गांधी ने बोली है ये बात। ठीक है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। सेकंड क्वेश्चन है कि सुबह, ये सुबह ऐसे लिखा हुआ है, सुबह, सुबह आज़ादी, सुबह आज़ादी जो कविता है ये किसने लिखी है, यही क्वेश्चन है ये। तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या होगा? फैज अहमद फैज। ये रही वो कविता, ये पूरा पढ़ सकते हैं आप लोग, एक बार देख लीजिएगा। और फैज अहमद फैज जो ये इंसान है, इन्होंने और भी कविताएं लिखी हैं, जैसे कि नक्शे फरियादी, दस्त ए सबा, जिंदा नामा, ये करके लिखी हुई है। तो इनको जरा याद रखिए। ये इतने इंपॉर्टेंट राइटर नहीं है, बट फिर भी मैंने डाल दिया, क्या पता कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अमृता प्रीतम कौर। भाई ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरे टाइम पे क्वेश्चन आया भी हुआ है। इसका क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि अमृता प्रीतम जो है किस राज्य से संबंधित है। अभी जो हम ये पूछ रहे हैं कि किस राज्य से संबंधित है, तो क्या इन्होंने कुछ अचीवमेंट्स कुछ उखाड़ा है क्या? उखाड़ा इन द सेंस गलत वर्ड है ये। कुछ किया है क्या इन्होंने? कुछ उपलब्धियां हासिल करी है क्या? अचीवमेंट करी है क्या? जी हाँ, इन्होंने करी है। वो क्या? भारत का जो सबसे बढ़िया वाला सिविलियन अवार्ड जो माना जाता है वो होता है पद्मश्री। तो इनको पद्मश्री से नवाजा गया है, प्लस इनको ज्ञानपीठ अवार्ड से भी जो है नवाजा गया है। बेसिकली ये कविता वगैरह है उनके लिए इनको नवाजा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जो कि पंजाब से आती है, जो कि अमृता प्रीतम कौर लिख दिया था ना मैंने, कौर। तो कौर बेसिकली पंजाबी ही होती हैं, औरतें हैं ये, फीमेल है ये। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 की द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना। तो आप सभी को पता होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है कौन सी पार्टी के प्रवक्ता थे? वो मुस्लिम मुस्लिम लीग पार्टी के वो जो है प्रवक्ता थे। और आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग ने ही जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत का बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके प्रचार करा, या आप ये भी कह सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है इसका प्रचार प्रचार करा। दोनों बातें सही हैं, ये पढ़ लीजिएगा एक बार।
क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है सीमांत गांधी, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी, इसको जरूर करिएगा। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका राइट आंसर आपका ये है। हुआ क्या है बेसिकली, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सीमांत गांधी जी जो है ना, ये बेसिकली बड़े ही शांति प्रिय इंसान है ये, ठीक है जी। हुआ क्या था कि जो पश्चिम पश्चिम पश्चिमोत्तर यानी कि वेस्ट प्लस नॉर्थ, इन दो डायरेक्शन का जो है ना एरिया ऊपर वाला, जैसे भारत है ना यहाँ पे, तो ये वाला एरिया जो है यहाँ पर बेसिकली उस एरिया के जो है ना ये नेता थे। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान, ये लीडर है, ये नेता है ये, ठीक है जी। तो इन नेता को कौन लोग मानते थे? पश्चिम और उत्तर वाले जो दो एरिया वाला जो पश्चिम और उत्तर डायरेक्शन वाला एरिया है, वहाँ के नेता थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है जी। मुस्लिम नेता है ये, और इनका जो एरिया था वो, ये बेसिकली विरोध कर रहे थे द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत का, बट फिर भी इनकी आवाज़ को दबा करके इनको जो है अपने साथ मिला लिया गया, मतलब पाकिस्तान के अंदर जो है इन्होंने मिलवा लिया था इनको ज़बरदस्ती। तो ये इनके बारे में लिखा हुआ है, इनके बारे में ज़रा देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया का बोलने का मतलब क्या है? जो गुलाम भारत है उसी की ही बात की जा रही है अभी भी, ठीक है जी। गुलाम भारत अभी आज़ाद नहीं हुए हैं। ब्रिटिश इंडिया में कौन से दो राज्य मुस्लिम बहुल थे? मतलब जब आपका भारत जो है आज़ाद था, तो उस टाइम पर कौन से ऐसे दो राज्य थे जहाँ पर मुस्लिम इलाका बहुत ज़्यादा था? तो वो था आपका पंजाब और बंगाल। मुस्लिम इलाका बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी जो है, जब बाद में बंटवारा हो जाएगा 1947 के अंदर, तो इन्हीं दो राज्यों के अंदर सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ भी आएंगी, त्रासदी भी आएगी। त्रासदी समझते हैं? ये ट्रेजेडी होता है बेसिकली, ट्रेजेडी इन द फैक्ट, जैसे भोपाल ट्रेजेडी हो गया, मतलब बहुत ही ऐसी अनपढ़ सी चीज़ हो जाए जो कि कभी हुई ना हो, तो वो चीज़ के में बोला जा रहा है। तो देख लीजिए, लास्ट में लिखा भी हुआ, पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 15 अगस्त 1947 के दिन महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो आप सभी को पता है कि 14 या 15 अगस्त की जो मिड नाइट है 1947, उस टाइम पर जो है भारत को आज़ादी मिली थी। आपको पता होगा कि भारत ने जो 15 अगस्त चुना था, और 14 अगस्त को जो है पाकिस्तान जो है अपना सेलिब्रेशन मनाता है, ये चीज़ आपको पता होगी। तो 15 अगस्त 1947 के दिन पर जो है महात्मा गांधी कहाँ पर थे? वो थे कोलकाता के अंदर, दिल्ली में नहीं थे, याद रखिएगा, ठीक है जी। हुआ क्या है, इनके बारे में मैं डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आपकी पुस्तक के अंदर इनके बारे में जिक्र किया गया। वो क्या है कि 15 अगस्त को जो है ये जश्न वगैरह जो है वो नहीं मना रहे थे। ये जश्न जो है बापू जी जो वो नहीं मना रहे थे। वो बेसिकली कोलकाता के अंदर थे, जहाँ पर वो दंगों को रोकना चाह रहे थे, दंगों को जो है रोकना चाह रहे थे वो, क्योंकि दंगों की जो है ना फसाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। हिंदू और मुस्लिम जो है आपस में बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे, आपस में एक दूसरे को मार काट रहे थे। तो महात्मा गांधी जी कोलकाता के अंदर गए थे और उन्होंने शांत करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी। लेकिन 30 जनवरी 1948 को एक आदमी है, कह सकते हैं सठियाया हुआ इंसान था, तो उस इंसान का नाम था नाथूराम गोडसे। क्या नाम था? बताओ, ऐसे लोगों का नाम भी याद रखना पड़ रहा है। नाथूराम विनायक गोडसे। इस इंसान को थोड़ा सा दिक्कत हुई महात्मा गांधी के विचारों के साथ, तो इस वजह से इन्होंने जो है 3 गोलियां लगातार महात्मा गांधी के छाती पे डाल दी, और जिसकी वजह से महात्मा गांधी मर जाते हैं। तो वो मरे कहाँ पर थे? वो बेसिकली देहांत उनका जो है दिल्ली के अंदर हुआ था। ओके, ये पढ़ लीजिएगा, उनके बारे में पूरा लिख दिया मैंने, और आपको पता है विदाउट प्रूफ हम कभी बात करते भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज़ादी के बाद कितने रजवाड़े थे? सभी को पता है भाई, 565। जिसको नहीं पता भाई, मतलब जान लो, डूब के मरना नहीं है, जान लीजिए इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने सबसे पहले अपने आप को आज़ाद घोषित करा था इन चारों में से? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आपके जो है बोर्ड एग्जाम के अंदर फंसते हैं, ठीक है। पूछा जा रहा है कि कौन सा इनमें से, वो चारों में से एरिया है जिसने सबसे पहले अपने आप को आज़ाद जो है घोषित करा था? तो वो था आपका त्रावणकोर, ठीक है जी, त्रावणकोर। बेसिकली आपको बता दो, जो त्रावणकोर है ना, जो प्रेजेंट वर्तमान काल में जो केरला वाला एरिया ना, इसी केरला वाले एरिया का थोड़ा सा पार्ट जो है, उसी को हम उस टाइम पर 1947 के आसपास त्रावणकोर कहा करते थे, ठीक है जी। आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे ही त्रावणकोर ने अपने आप को आज़ाद घोषित करा, तो घोषित करने के बाद जो है हैदराबाद भी जो है आ जाता है इस रेस के अंदर। वो भी बोलता है कि मैं भी आज़ाद हो गया भाई। तो ऐसे करके जो आज़ाद होने की जो है किस्सा स्टार्ट हो जाता है। और आपको पता है
565 रजवाड़े हुआ करते थे भारत के अंदर, और अगर हर एक देश अपने आप को इसी तरीके से आज़ाद अपने आप को घोषित करने लग जाता तो भारत के 565 टुकड़े हो जाते। समझ रहे हैं आप? ये बहुत ही मतलब बहुत ही बेकार स्थिति हो जाती हमारे लिए। तो इस चीज़ को देखते हुए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है, उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। इन्होंने जो है आयरन मैन का टाइटल भी जीता है इन्होंने, आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष की जो है उपाधि इन्हीं को दी जाती है, लौह पुरुष की, तो ये याद रखिएगा। प्लस इन्हीं को जो है बिस्मार्क ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मतलब भारत का जो बिस्मार्क है उनको इन्हीं को जो है कहा जाता है। आपको पता होगा कि जो बिस्मार्क है वो जर्मनी का एकीकरण करने में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था बिस्मार्क ने। ठीक है जी, तो ये कुछ बातें हैं जो कि इनके बारे में आपको याद रखना। प्लस एक और चीज़ क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक एक जो है विलय पत्र बनाया था। क्या बनाया था? विलय पत्र। इसी विलय पत्र पर अगर कोई राजा रजवाड़ा साइन कर देता है तो डेट मीन्स उसका मतलब ये हो जाता है कि उसने हामी भर दी है, उसने हाँ बोल दिया है कि भारत के साथ उसका जो प्रांत है, उसका जो एरिया है वो भारत राज्य के साथ मिल जाएगा। ऐसा जो है ये विलय पत्र होता था। इसी विलय पत्र को एक टेक्निकल टर्म में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसके बारे में आप लोग सभी प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बेसिकली एक प्रकार का पत्र टाइप से समझ लीजिए, जहां पर अगर राजा रजवाड़ों ने साइन करा डेट मीन्स की वो अपना एरिया भारत के साथ अपनी इच्छा से मिला रहा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसी का उपयोग करके बहुत सारे देसी राजा रजवाड़ों को मिलाया था। मिलवाने के बावजूद जो है 4 ऐसे राजा रजवाड़े रह गए थे जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी दे रहे थे भारत को। जैसे कि पहला था आपका जूनागढ़, दूसरा होगा आपका मणिपुर, तीसरा हो जाएगा आपका हैदराबाद, और चौथा हो जाएगा आपका कश्मीर। ये एरिया ऐसे थे जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो रही थी। आज़ादी के बाद भी जो है लोग जो है ना भारत के साथ नहीं मिले हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजा बोध चंद्र सिंह ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका है मणिपुर। मणिपुर से संबंधित है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इन्होंने भी जो है ना विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर कर दिया था। हस्ताक्षर करने के बाद विलय पत्र को दूसरा नाम क्या बोला जा रहा है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये बोला जा रहा है। ठीक है जी, तो इन्होंने ये चीज़ कर दी था और जिसकी वजह से भारत के अंदर इनका मणिपुर वाला जो एरिया है वो भारत के अंदर मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत के किस भाग में सर्वप्रथम, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। भारत के किस भाग में सर्वप्रथम वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर जो है चुनाव हुए थे? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? जिसकी एज उस टाइम पर 1947 के अंदर जो है ना वोटिंग का जो एज था वो था 21 साल या इससे प्लस। तो यहाँ पर जो है ना ये मेल और फीमेल दोनों ही लोग जो हैं, जो जिनकी उम्र 21 प्लस हो गई थी वो सभी के सभी लोग जो है ना वोट डाल सकते हैं, ऐसा डिसाइड किया गया था। तो सबसे पहली बार ये चीज़ कहाँ प्रैक्टिस की गई थी? तो ये किया गया था मणिपुर के अंदर। इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखा है, बिकॉज अभी जस्ट हमने पीछे ही देखा यहाँ पर कि मणिपुर का जो एरिया है, देखिए मणिपुर का एरिया है जहाँ पर महाराजा ने 1948 के जून में जो है चुनाव करवाया था। और ये देखिए लिखा भी है, मणिपुर भारत का वह एरिया है जैसा जहाँ पर इस सिद्धांत को, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपना करके पहली बार चुनाव जो है वो लड़ा गया था। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है कि किस भाषा के आधार पर देश के पहले राज्य का गठन हुआ था? आप सभी को पता है देश का जो पहला राज्य था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। इस राज्य का जो सबसे पहली बार निर्माण होता है, और ये कौन सी भाषा थी? वो थी आपकी तेलुगु भाषा। ठीक है जी, तेलुगु भाषा के आधार पर जो है इनका निर्माण होता है। आप सभी को पता है कि जो आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है, जो तेलुगु भाषी लोग हैं उन लोगों ने एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन का नाम था विशाल आंध्र प्रदेश। क्या नाम था? विशाल आंध्र प्रदेश। आपसे कभी पूछ रहे ना कि उनके आंदोलन का क्या नाम था, तो वो ये था विशाल आंध्र प्रदेश। प्लस एक और चीज़ आपको याद रखना है कि इस विशाल आंध्र प्रदेश जो आंदोलन है, इसका जो प्रवक्ता, इसका जो सबसे मेन लीडर था वो कौन थे? वो थे पोट्टी श्री रामुलु। पोट्टी श्री रामुलु थे। इन्होंने जो है प्रोटेस्ट वगैरह, भूख हड़ताल वगैरह जो है स्टार्ट कर दी थी। ठीक है जी, भूख हड़ताल इन्होंने जो है स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से
ये 56 दिनों तक जो है इनकी भूख हड़ताल चली और उसके नेक्स्ट डे जो है ये मर जाते हैं, वो डाइड हो जाते हैं, ये मर गए थे। जिनके इनके मरने के बाद ही जो है जो दंगे फसाद जो है कुछ ज़्यादा स्टार्ट होने लग जाता है, जिसकी वजह से भारत सरकार जो है प्रेशर में आकर के 1952 के दिसंबर के महीने में एक आंध्र प्रदेश नाम का राज्य बनाने की जो है घोषणा कर देती है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारी बातें लिखी हुई है, देख पढ़ लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कई बार लोगों को जो है ना कंफ्यूजन होती है दो डेट्स में, एक होता है आपका 1953 और एक होता है 1956। तो याद रखिएगा आयोग और अधिनियम दोनों ही अलग अलग चीजें होती है। क्या होती है? आयोग और अधिनियम। अधिनियम को बोलते हैं एक्ट और आयोग बेसिकली होता है कमीशन, ठीक है जी। दोनों ही अलग अलग होते हैं, इन दोनों का मतलब। अधिनियम एक तरफ से समझ लीजिए कुछ कानून है, कच्चा कानून है बेसिकली, ये वो होता है। कमीशन बेसिकली कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो कि इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर के डिस्कशन वगैरह करेगा और फिर वो अपनी जो है रिपोर्ट सबमिट करेगा, रिपोर्ट देगा, बोलेगा कि ये सुझाव हमें लग रहे हैं कि अगर हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। तो ये चीज़ हुआ था, ठीक है। तो जैसे ही आपका 1952 में दिसंबर के महीने के अंदर आंध्र प्रदेश नाम का एक राज्य घोषित होता है, जहाँ पर पोट्टी श्री रामुलु जी ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है जी। हुआ क्या था बेसिकली कि जैसे ही आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हो जाता है तो उनके निर्माण होने के बाद से ही जो है बहुत जगह जो है आंदोलन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए भारत सरकार ने क्या करा कि 1953 में जो है ना आयोग का गठन करा, आयोग का गठन करा और उस आयोग का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इस आयोग का नाम पड़ा। नाम पढ़ने के बाद इनने इस आयोग ने क्या करा, अपनी एक रिपोर्ट दी। और ये रिपोर्ट कब दी थी इन्होंने? ये दी थी 1955 में, ठीक है जी। 2 साल का समय लिया, 1955 में इन्होंने रिपोर्ट दिया था और इसी रिपोर्ट के आधार पर जो है 1956 के अंदर जो है एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। क्या बन जाता है? अधिनियम। अधिनियम मैंने आपको जस्ट अभी बताया कानून का कच्चा रूप होता है, इसी को लागू कर दिया जाएगा तो उस समस्या का समाधान हो जाता है। तो 1956 के अंदर जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है दिया गया था। बेसिकली राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है दिया गया था 1956 के अंदर। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वैसे राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब क्यों हुआ था? ये हुआ था 1953 के अंदर और जो अधिनियम आया था यानी जो एक्ट आया था वो 1956 में आया था। इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है, ये लिखा भी हुआ मैंने, सारी चीजें आपको पता होगा। और हाँ, इस अधिनियम के आधार पर बोला जा रहा था कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का जो है निर्माण किया जाना चाहिए। तो ये उनका सजेशन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि देश के विभाजन से प्रभावित 2 राज्यों के नाम बताइए। अभी मैंने बताया था कि पंजाब और बंगाल 2 ऐसे एरिया थे जहां पर मुस्लिम वाला जो इलाका है बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से वहां पर दंगे फसाद भी बहुत ज़्यादा हुए थे, ठीक है जी। तो ये पढ़ लीजिए। और हाँ, ये क्वेश्चन ना आपके एनसीईआरटी के अंदर ही पूछा हुआ है, तो अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो आंसर मिल जाएंगे सबके। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसे 2 राज्यों के नाम बताएं जो पहले केंद्र शासित प्रदेश थे और बाद में जाकर के उनको राज्य का दर्जा दिया गया। तो आपको पता ही है कि केंद्र शासित प्रदेश उन उन एरिया को कहते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश बेसिकली उन एरिया को कहते हैं जहां पर केंद्र सरकार यानी जो पीएम वाला एरिया होता है, पीएम मोदी जैसे एरिया होते हैं, पीएम मोदी जैसे लोग होते हैं, वो लोग उस पर्टिकुलर एरिया को जो है ना अपने अंडर में मतलब मेंटेन करते हैं, उनका उनके ऊपर शासन करते हैं। और एक होता है राज्य। राज्य का अपना एक सीएम होता है, क्या होता है? चीफ मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर जो है उस एरिया का माई बापू होता है, उस एरिया का जो है मालिक टाइप सा होता है, ठीक है जी। तो ये होता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से 2 राज्यों के नाम बताइए जहां पर केंद्र शासित प्रदेश पहले वो हुआ करते थे लेकिन बाद में जाकर के वो राज्य बन गए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मणिपुर और त्रिपुरा। हालांकि हिमाचल प्रदेश भी पहले केंद्र शासित प्रदेश था लेकिन बाद में जाके राज्य बना था। लेकिन इस ऑप्शन में ना उत्तराखंड भी दिया हुआ था। उत्तराखंड तो भाई साहब शुरू से ही राज्य रहा है, राज्य का मतलब पार्ट रहा है, बट राज्य रहा है, तो इसलिए वो ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जम्मू कश्मीर गोवा तो पहले से गलत थे भाई। अरुणाचल प्रदेश भी पहले से जो है यूटी था, मतलब केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन बाद में जाकर के ये राज्य बन गया था, ठीक है। ये बातें आपको यहाँ पर मैंने डाल दी है। अब कुछ बातें हैं जो आप लोगों को जानने बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो क्या है कि 1960 के अंदर एक हुआ करता था बम्बई। मैं बता रहा हूँ आपको, यहीं से ना डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। बम्बई से जो है ना
बंटवारा होता है। और महाराष्ट्र जो कि मराठी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के लिए बनाया गया था। और दूसरा बना था गुजरात जो कि कौन से लैंग्वेज बोल रहे थे ये लोग? गुजराती। ठीक है जी, गुजराती भाषा बोलने वाले लोगों के लिए ये बना था। नेक्स्ट क्या, 1966 में, इसको याद रखिएगा, ठीक है, 1966 के अंदर जो है ना, पंजाब को डिवाइड करके, पंजाब का डिवीजन करके एक खुद पंजाब बना था, फिर एक हरियाणा बना था, और पंजाब से ही निकल करके 1971 के अंदर हिमाचल प्रदेश भी बना था। इसको भी आपको याद रखना है। एक याद रखिएगा 1972 वाला, जहां पर असम से राज्य को तोड़ा जाता है और उसके बाद किस किस को बनाया जाता है? मेघालय प्लस मणिपुर प्लस त्रिपुरा, इन राज्यों को जो है निकाला जाता है। इनको नोट डाउन कर लीजिए, मैं हटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 1987 के अंदर अरुणाचल प्रदेश को भी जो है निकाला जाता है, बिकॉज ये पहले ना यूटी था, यानी कि यूनियन टेरिटरी था, केंद्र शासित प्रदेश था। और मिजोरम को भी जो है एक राज्य का दर्जा मिलता है इसी टाइम पर। उसके बाद आता है 2000, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है। 2000 के अंदर जो है ना 3 राज्यों का नया गठन होता है, जो कि होता है सबसे पहले झारखंड, ठीक है जी, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और तीसरा हो गया सबसे फेवरेट, मेरा ही फेवरेट है, उत्तराखंड। ठीक है जी। तो झारखंड जो है बेसिकली वो बिहार से बना था, छत्तीसगढ़ जो है वो आपका मध्य प्रदेश से बना था। एक क्वेश्चन ये भी आया होता है कि छत्तीसगढ़ का जो है कौन से राज्य से कट करके बना हुआ था, कौन से राज्य से निकाल के बना हुआ था? वो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से निकाल के बना हुआ था। एक क्वेश्चन ये है कि उत्तराखंड किससे बना हुआ है? निकाल करके यूपी से बना हुआ है। तो ये कुछ बातें जो आप लोगों को याद रखनी है। और इस वीडियो को बस यहीं समाप्त करते हैं भाई, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, 22 मिनट की तक की लग रहा हो जाएगी ये। चलिए अभी तक के लिए बस इतना ही है। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।